प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, आज हम कृतिका पुस्तक से पाठ 1 माता का आंचल को पढ़ने जा रहे हैं। किसी पाठ को भी स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम उस पाठ के लेखक परिचय एवं तत्पश्चात पाठ परिचय को पढ़ते हैं और पाठ परिचय के बाद ही हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। तो इसी सिलसिले को कायम रखते हुए आज हम पाठ 1 माता का आंचल के लेखक परिचय को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 1 के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो बच्चों बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे, समझेंगे। शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। बच्चों, इनका जन्म जो है 1893 के अंदर उनवास गांव है, जिला भोजपुर है और बिहार राज्य है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम जो है भोलानाथ था। इनको घर पर प्रेम से भोलानाथ कहा जाता था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। 10वीं का जो एग्ज़ाम है उन्होंने पास कर दिया और उसके बाद कहते हैं कि जब 1893 की बात है, उसके बाद का समय है बच्चों, तो उस समय नौकरी जल्दी मिल जाती थी। तो उस समय इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की और पास करते ही बनारस का जो कोर्ट है उसके अंदर नकल नवीस एज ए कह सकते हैं बाबू या LDC UDC की तरह उनको काम मिल गया, नौकरी मिल गई। वहाँ बैठ करके वो लेखन का कार्य करते थे। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। इसके बाद उन्होंने कहते हैं कि वो एक हिंदी के अच्छे टीचर बन गए क्योंकि हिंदी पर इनका अच्छा कमांड था। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम उनका जन्म समय देखते हैं 1893 है। तत्पश्चात हम देखते हैं कि उस समय देश का जो कह सकते हैं जो समय है वो कहीं न कहीं अंग्रेजों की अधीनता था। उस समय अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे, हम उनके अधीन थे और देश के अंदर हर जगह क्रांति हो रही थी। अंग्रेजों को देश से भगाने का प्रयास किया जा रहा था। हमारे क्रांतिकारी, हमारे देशभक्त सब लगे हुए थे। तो शिव पूजन सहाय जो हैं टीचर बन गए और साथ में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो असहयोग आंदोलन के प्रभाव से क्या हुआ, उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। टीचर की नौकरी थी, गवर्नमेंट नौकरी थी, उससे उन्होंने रिजाइन दे दिया क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम रह करके नौकरी करना संभव नहीं है। वो एक अच्छे और सच्चे देशभक्त थे। उन्हें किसी भी परिस्थिति में अंग्रेजों की दास्तां स्वीकार नहीं थी। अतः उन्होंने अंग्रेजों की जो नौकरी है, शिक्षक पद पर जो कार्यरत थे, वहाँ से उन्होंने रिजाइन दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। हम देखते हैं शिव पूजन सहाय जो हैं अपने समय के जो लेखक हैं उन लेखकों में बहुत लोकप्रिय थे और सम्मानित, बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन थे, बहुत ही लोकप्रिय थे और काफ़ी सम्मानित थे क्योंकि इनकी रचनाएं जो हैं उच्च कोटि की थी और भाषा पर इनका कह सकते हैं अच्छा प्रभाव था। भाषा में प्रवीण थे। अपनी लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा कमांड होने की वजह से विद्वानों के अंदर और लेखकों के अंदर उनकी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी थी। उन्होंने बेस्ट रचना के द्वारा लोगों का मन मोह लिया था। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। लैंग्वेज पे अच्छा कमांड होने की वजह से इनको संपादक की नौकरी मिली। उन्होंने जागरण जैसी पत्रिका, हिमालय, माधुरी और बालक जैसी बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका चलती थी उस ज़माने में। जैसे आज दैनिक भास्कर पत्रिका चल रहा है ना, वैसे उस ज़माने में ये पत्रिकाएं चलती थी। उसमें इनको एडिटिंग का काम मिला, संपादन का काम मिला। एक संपादक के रूप में उन्होंने काम किया क्योंकि भाषा पर इनका अच्छा कमांड था। इसके साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। उस समय में हिंदी की एक प्रतिष्ठित पत्रिका थी जिसका नाम था मतवाला।
उसका जो संपादकीय मंडल है उसमें ये भी शामिल हुए। ठीक है, एडिटिंग काम में वहाँ भी शामिल हो गए, क्योंकि लैंग्वेज का अच्छा प्रभाव होने की वजह से, लैंग्वेज पर अच्छा कमांड होने की वजह से इनकी काफ़ी डिमांड बढ़ गई थी। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। 1963 में बच्चों उनका देहांत हो गया। लगभग 70 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, 70 वर्ष तक वो जिए थे। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। शिव पूजन सहाय जो हैं काव्य की रचना करते थे, लेकिन अधिकतम जो रचना है उनकी गद्य रचना थी। तो मुख्यतः जो है गद्य के लेखक थे वो। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन पर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई। ये जो हैं उनकी काफ़ी लोकप्रिय पुस्तकें हैं जिनके नाम बताए हैं। लगभग दर्जन भर 12 पुस्तकें लगभग जो है गद्य कृतियाँ जो हैं उस जमाने में प्रकाशित हो चुकी थी। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। अगर आप देखना चाहें कि शिव पूजन ने कौन कौन सी रचनाएं की, तो आप शिव पूजन सहाय की जो है रचनावली, शिव पूजन रचनावली नामक जो पुस्तक है उसके अंदर 4 भाग बने हुए हैं। 4 भागों में डिवाइड कर रखा है उसको। उसके अंदर संपूर्ण पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। उनकी जो रचना है उसमें आपको लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये किसी गांव से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले थे, इसलिए कहते हैं कि धरातल से जुड़े हुए थे। इसलिए लौकिक जीवन क्या होता है, आम व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, और लोक संस्कृति जिसमें आम व्यक्ति के खान पान, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, ठीक है, उसकी सोच शक्ति है ना, उसके साथ ही रीति रिवाज, परंपराएं सब संस्कृति के अंदर आती है। तो ये सारे प्रसंग जो हैं आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उसका प्रभाव उसके जीवन पर जरूर पड़ता है। और कहते हैं कि ये किसी गांव से बिलोंग करते थे, अतः उनकी लैंग्वेज पर कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश का प्रभाव पड़ा। तो आपको लोक जीवन और लोक संस्कृति के जो प्रसंग है वो सहज रूप से आपको प्राप्त हो जाएंगे, आपको आराम से वो मिल जाएंगे। अब है बच्चों, अभी हमने पढ़ा लेखक परिचय, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ परिचय, माता का आंचल। अब पाठ के बारे में आपको बताया जा रहा है। यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। ये जो अंश है बच्चों, ये जो पुस्तक में जो पाठ दे रखा है वो शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित उपन्यास है, नॉवेल है, जिसका नाम था देहाती दुनिया। वहाँ से ये पाठ लिया गया है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। सन 1926 में इस उपन्यास की रचना हुई है, और कहते हैं कि हिंदी का जो पहला आंचलिक उपन्यास है उसका नाम ही देहाती दुनिया है। तो अब ध्यान रखिए, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया। इतना ही नहीं, स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इतना ही नहीं, स्मरण, किसी चीज़ को याद करके लिखना। हम आपको कहें बच्चों कि कल आप कहाँ कहाँ गए थे, चलो याद करके लिखो, है ना, ये हो गया स्मरण शिल्प। आप कल कहाँ गए थे, क्या कहाँ घूमे, क्या खाया, सब आप अगर लिखते हैं एक पैराग्राफ मान लीजिए, तो ये क्या होगा? ये स्मरण शिल्प है। तो ये पाठ जो हैं, ये जो लेसन जो हैं स्मरण शिल्प में लिखा गया, और ये किताब जो है देहाती दुनिया जो है स्मरण शिल्प में लेखक ने स्वयं याद करके अपने जीवन में जो घटित घटनाएं हैं, बहुत सारी जो घटना घटित हुई है, उसको ही रचना में स्थान दिया है। और ये जो उपन्यास है स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ध्यान रखिएगा, स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो देहाती दुनिया। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। इस पाठ के अंदर हम देखते हैं तो ग्रामीण जीवन का जो चित्रण है वो ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है, यानी ग्रामीण परिवेश का चित्रण जो है ग्रामीण लैंग्वेज में ही किया है। इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है, कहीं न कहीं ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया है, गांव की लैंग्वेज का प्रयोग किया है, ताकि आम व्यक्ति आराम से समझ सके। तो ग्रामीण जीवन का चित्रण जो है ग्रामीण जनता की भाषा में ही किया है, ताकि व्यक्ति आराम से समझ सके। एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी समझ सकता है, एक पढ़ा लिखा होशियार भी समझ सकता है, यानी हर टाइप का इंसान इसको समझ सकता है। इसके बारे में आगे आएगा अभी आपके सामने। तो
लेखक ने उपन्यास की भूमिका में संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ उपन्यास की जो भूमिका है, प्रस्तावना है, उसमें उन्होंने हमको संकेत दिया है। क्या बताया? ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़। ठेठ से ठेठ हम देख सकते हैं देहाती यानी ग्रामीण, अनपढ़ व्यक्ति, गंवार व्यक्ति कह सकते हैं, निरक्षर व्यक्ति कह सकते हैं, या कोई हलवाया हो सकता है, या मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। इनकी लैंग्वेज जो है बिल्कुल सहज और धारा प्रवह बच्चों। गांव का व्यक्ति आराम से अगर उसको आप ये पाठ पढ़ के सुनाएंगे तो वो आराम से समझ जाएगा, क्योंकि लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग किया है, लौकिक भाषा का प्रयोग किया है, ताकि आम व्यक्ति आराम से समझ सकता है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। ये जो कथा लिखी है, जो कहानी है, उसमें आत्मा ने स्वयं, इस पाठ के अंदर लेखक स्वयं बोल रहा है, क्योंकि स्मरण शिल्प है। मैं अपने जीवन का याद करके लिखता हूँ, तो वैसे ही लेखक ने क्या किया है, शिव पूजन सहाय ने अपने जीवन के जो घटनाक्रम है उसको खुद बोला है पाठ के अंदर। आप जैसे ही पाठ को पढ़ेंगे आपको दिखेगा कि लेखक जो है उसमें बोल रहा है स्वयं और सारी घटनाक्रम को बता रहा है। तो आत्मकथात्मक जो शैली है उसमें रचा गया ये उपन्यास है, और कथा का कह सकते हैं शिल्प जो है अत्यंत ही मौलिक है और प्रयोगधर्मी है, बहुत ही मौलिक है, यथार्थ है, उसमें किसी प्रकार की बनावट या दिखावट नहीं है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। इसका जो सेंट्रलाइज पॉइंट जो कह सकते हैं, इस कथा का मूल जो नायक है, मुख्य पात्र जो है वो है भोलानाथ, और उसके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूम रही है। जैसे आपको हमने पाठ में बताया था बच्चों पहले से ही कि भोलानाथ किसके बचपन का नाम था, शिव पूजन सहाय का। तो शिव पूजन सहाय जो है उसका चरित्र जो है यहाँ पर दिखता है, केंद्र बिंदु वही है, उनके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूम रही है, वो मुख्य पात्र है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का अनोखा चित्र है। इस अंश में आप देखते हैं इस पाठ के अंदर, तो ग्रामीण जो अंचल है, ग्रामीण क्षेत्र जो है, अंचल यानी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और उसके चरित्रों का अनोखा चित्र है। ग्रामीण क्षेत्र और वहाँ के जो लोग हैं उनके चरित्रों का उद्घाटन किया गया है कि गांव के लोग कितने सहज, स्वाभाविक, भावुकता वाले लोग होते हैं, कितने आत्मीयता संबंध रखने वाले लोग होते हैं, कितने कह सकते हैं स्वाभाविक और प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, नेक ईमानदार लोग होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की बनावट या दिखावट नहीं होती है। तो इस पाठ को आप पढ़ेंगे तो ग्रामीण जीवन का चरित्र, वहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा, ठीक है, उनके आचार विचार व्यवहार, ठीक है, लोक संस्कृति, सब कुछ आप जान पाएंगे, और उन चरित्रों का जो है उद्घाटन आपके सामने होगा। इस पाठ में बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। इस पाठ में हम देखते हैं बच्चों, तो बालक कौन कौन से खेल खेलते हैं, ग्रामीण परिवेश में बच्चे कौन कौन सा खेल खेलते हैं, और आपको भी इस पाठ को पढ़ करके अपना बचपन याद आ जाएगा। ठीक है, तो बचपन में आप कैसे खेलते थे, तो बालकों के खेल, बच्चों के कौन कौन से खेल होते हैं, ठीक है, कौतूहल, उनका जो जिज्ञासा और कह सकते हैं जो आश्चर्यजनक जो उदाहरण है वो आपको देखने को मिलेंगे। माँ की ममता, बच्चे की माँ के प्रति कितना लगाव होता है, कितना जुड़ाव होता है, कितना ममत्व होता है, वो इस पाठ में नजर आएगा। साथ ही पिता का दुलार, पिता अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं, कितना दुलार करते हैं, वो भी आपको दिखेगा। लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। साथ में ग्रामीण परिवेश में आप जानते होंगे गांव में लोग जो हैं लोकल गीत गाते हैं, तो कुछ पंक्तियां इसमें लोकगीत भी आएगी, तो आप उसको पढ़ करके इसका भावार्थ भी समझेंगे कि ग्रामीण परिवेश में कैसे लोग गीत गाते हैं, है ना। तो वो लोकगीत के उदाहरण भी आपको कुछ इसमें देखने को मिलेंगे। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। बच्चों, शहर के अंदर चकाचौंध है, बाहरी दिखावा है, जबकि हकीकत कुछ और है। आप शहरों में जाएंगे, शहर के लोग क्या करते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं, बाहरी चकाचौंध है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो वो जो गुण नजर आने चाहिए वो नजर नहीं आते हैं, उनमें आत्मीयता नजर नहीं आती है। शहर के लोग जो हैं स्वार्थ में रहते हैं, और उनके अंदर जो ग्रामीण परिवेश का वातावरण है वह नजर नहीं आता है, वो स्वतः के जीवित रहते हैं। जबकि आप देखेंगे ग्रामीण वातावरण के अंदर जो है गांव के लोग जो हैं सहज रूप से और पूर्ण आत्मीयता के साथ रहते हैं, और ये आत्मीयता जो है आपको पाठ में नजर आएगी कि गांव के लोग कितने
संबंध के साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, कितना लगाव होता है, कितना जुड़ाव होता है ना। परिवार के लोग एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, कैसे रीति रिवाज होते हैं, कैसी परंपराएं होती है, कैसे उनमें अतिथि देवो भव के जो गुण होते हैं, अतिथि को किस तरह से देवता मान करके उसका स्वागत करते हैं, बच्चों से कितना स्नेह करते हैं। आज की जो ये आधुनिकता के दौर में हम देखते हैं बच्चे जो है अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। शहर के अंदर देखिए बच्चा सुबह निकलता है स्कूल पढ़ने, शाम को कोचिंग वगैरह करके शाम तक घर लौटता है, और शाम को जब घर आता है तो पापा मम्मी थके मांदे आते हैं और वो भी सो जाते हैं, तो बच्चे उतना ख्याल नहीं रख पाते हैं। लेकिन गांव के अंदर देखिए माता पिता का बच्चे के प्रति पूरा समय देते हैं, उसको माता पिता पूरा समय देते हैं, बच्चा भी माता पिता के प्रति पूरा जुड़ाव रखता है, पूरा लगाव, पूरा ममत्व, और उनके साथ में रहता है, उनकी गोद में रमता है। ये सब चीज़ें ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलती है। आज कह सकते हैं प्रकृति का जो समग्र रूप है, मानवीयता का जो सर्वांगीण जो रूप कह सकते हैं, जो संपूर्ण मानवीय रूप है, वो गांवों के अंदर नजर आता है। मानवीयता उनके अंदर देखने को मिलती है। तो ये पाठ जो है बड़ी आत्मीयता के साथ में लेखक ने लिखा है, बहुत ही दिल से लिखा है। जिसको पढ़ेंगे तो आपके हृदय को स्पर्श करेगा, आपको आपके मर्म को टच करेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यह बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। यहाँ पर बच्चों के क्या मनोभाव होते हैं, बच्चे क्या अपेक्षा रखते हैं, बच्चे कैसे खेलते हैं, कैसे बातें करते हैं, सब कुछ, बच्चे बड़ों को कैसे चिढ़ाते हैं, कैसे खेलते हैं, सारा आपको इसमें मिलेगा। बच्चों के जो मनोभाव है, उनके मन के जो विचार हैं, उनकी जो भावना है, उसकी अभिव्यक्ति आपको मिलेगी। साथ में बच्चों लेखक ने तत्कालीन समाज के जो पारिवारिक परिवेश है उसका चित्रण भी किया है कि उस जमाने में जब पाठ लिखा गया उस समय परिवार की क्या स्थिति थी। परिवार में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और किस तरह से संयुक्त परिवार में रह करके सब आपस में जुड़ के रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, परस्पर कितना प्रेम था, कितना जुड़ाव था, कितना लगाव था। उस जमाने में आपने देखा होगा बच्चों, जहाँ भी आप देखेंगे संयुक्त परिवार में जो हैं बड़े जो होते हैं छोटों का खूब ख्याल रखते हैं, छोटे बच्चे जो हैं बड़ों के प्रति बहुत ममत्व रखते हैं। बच्चा अपने माँ के प्रति, पिता के प्रति, दादा परदादा है ना, दादी और बड़े पापा, सब लोगों से इतना जुड़ाव रखते हैं। ये सब ग्रामीण परिवेश में नजर आता है। और बड़े बड़े घर होते हैं जिसमें मिलजुल के सब रहते हैं, सब एक दूसरे के प्रति जुड़ के रहते हैं, और बहुत ही स्नेहपूर्ण आत्मीयतापूर्ण व्यवहार जो है ग्रामीण परिवेश में नजर आता है। साथ ही सामाजिक परिवेश भी नजर आता है, सामाजिकता नजर आती है, धार्मिक वातावरण होता है। घर के अंदर जितने लोग हैं सब एक तरह से कह सकते हैं बहुत एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्रति जुड़ाव रखते हैं, लगाव रखते हैं, और अपनी जीवन नैया को पार लगाने में सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ऐसा ही कह सकते हैं बहुत अच्छा परिवेश जो है ग्रामीण वातावरण में नजर आता है। तो बच्चों आज हम जो है इस पाठ का लेखक परिचय और पाठ परिचय यहाँ तक ही समझेंगे। नेक्स्ट कल की क्लास में हम जो है पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।